अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉ गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। ठीक है, अब जिस तरीके से आपको पता है कि लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका एक जो है एक्सपेक्ट भी लेंगे कि लास्ट टाइम कौन से क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। अब यहाँ पर जो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस है, इस केस का आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये केस किसके अगेंस्ट था। ये था गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए या एमसीक्यूज़ जो है क्या करते हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए या फिर जो है प्रिपरेशन करने के लिए वो एमसीक्यूज़ की गाइड में से ही जो है गाइडलाइन ले रहे होते हैं। तो देखें, एमसीक्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि जो एमसीक्यूज़ की गाइड में है वही दोबारा आपसे पूछ लिया जाए, वो आपको जो है कॉन्ट्राडिक्ट करके भी दे सकता है, किसी और तरीके से भी पूछ सकता है। तो बेहतर ये है कि आप पूरी की पूरी इसकी थ्योरी पढ़ें, इसका बैकग्राउंड पढ़ें। दूसरी बात ये कि इसका जो लीडिंग केस नंबर है वो केस नंबर भी याद होना चाहिए, वो है PLD 1955, PLD 1955 और FC 240। अच्छा, FC का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरल शरीयत कोड और PLD की फुल फॉर्म आपको पता होगी पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट। 1955 का ये केस है। अब जो इसके अंदर फेडरल कोड के अंदर जो कैबिनेट थी, फेडरल कोड के अंदर जो कैबिनेट थी, इसके अंदर कौन कौन से जजेस थे, जजेस के नाम आपको पता होने चाहिए। तो जजेस हमारे पास है चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास जस्टिस है, बाकी सारे जस्टिस होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है, तो चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर है। सेकंड जो हमारे पास जस्टिस है वो कौन आ जाता है, वो आ जाता है जस्टिस मोहम्मद शरीफ, जस्टिस मोहम्मद शरीफ। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारे पास जस्टिस SA रहमान, SA रहमान। फिर उसके बाद आ जाता है जस्टिस SM अकरम, SM अकरम। और लास्ट में कौन सा आ जाता है, लास्ट में हमारे पास आता है जस्टिस R कॉर्नेलियस, जस्टिस R कॉर्नेलियस। ठीक है, अब जो हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट है ये फैसला किसके हक में देती है या फिर इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास जो है फैक्ट्स ऑफ द केस थे। फैक्ट्स ऑफ द केस याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द केस से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। अब फैक्ट्स ऑफ द केस क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को क्या किया गया था, डिसॉल्व किया गया था। द गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर 1954 में क्या होता है कि डिसोल्यूशन होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। देयर वर सेम clashes among the prime minister and governor general which were caused regarding the dissolution of the constituent assembly। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सेम क्लैशेस थे जो कि प्राइम मिनिस्टर और फिर जो है हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दरमियान थे। अब ये पहला ही वो शख्स है जिसने जो है ये नारा लगाया था कि मुझे क्यों निकाला। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे पास जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ से पहले सबसे पहला जो नारा था वो किसका था, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का था। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट डिसॉल्व को होती है 1953 के अंदर। दूसरा फैक्ट क्या है, सेकंड हमारे पास फैक्ट नंबर 2 आ जाता है जो हमें ये बताता है कि डिसोल्यूशन ऑफ कैबिनेट डिसॉल्व होती है 1953 के अंदर। गवर्नर जनरल डिसॉल्व कैबिनेट 1953 बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट असेंबली मौलवी तमीज़ुद्दीन द गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान आल्सो डिसमिस्ड कैबिनेट। तो वो जो है क्या करता है, डिसमिस कर देता है कैबिनेट को।
अंडरस्टैंड। अच्छा जी, उसके बाद एक्शन टेकन बाय द मौलवी तमीज़ुद्दीन। मौलवी तमीज़ुद्दीन क्या करते हैं? अब जब उनकी डिसोल्यूशन हो जाती है असेंबली की, तो वो क्या करते हैं, वो जो है रिट पिटीशन दायर करते हैं। अब वो रिट पिटीशन कौन सी है? वो रिट पिटीशन जो दायर करते हैं वो कब करते हैं, कौन सी डेट को करते हैं? वो करते हैं 223A। मौलवी तमीज़ुद्दीन फाइल्स द रिट पिटीशन इन द चीफ कोर्ट ऑफ सिंध। ठीक है, जिस तरीके से हाई कोर्ट है उस टाइम पे क्या होता था, चीफ कोर्ट होती थी। चीफ कोर्ट ऑफ सिंध अंडर सेक्शन 223A, यानी कि 223A आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वो जो है रिट पिटीशन दाखिल करते हैं। 223A गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमारे पास मेंबर ऑफ रिट्स फाइल, ही फाइल्ड 2 रिट्स। वो कितने फाइल रिट करते हैं? 2 रिट्स वो फाइल करते हैं। अब उन 2 रिट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास रिट है रिट ऑफ मेंडामस और एक है रिट ऑफ को वारंटो। अच्छा, रिट्स के नाम भी याद हों और रिट्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों, रिट्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। A writ of mandamus was filed by the Maulvi Tamizuddin in order to restrain the enforcement of proclamation of the government general, ताकि वो restrain कर सके किसको? गवर्नमेंट जनरल को। उसके बाद रिट ऑफ को वारंटो किस लिए होती है? द रिट ऑफ को वारंटो was also filed by the Maulvi Tamizuddin demanding that the minister should be asked under what authority। तो को वारंटो की क्या मतलब है? अंडर what authority you under what authority you are holding this office। ठीक है, आप किस अथॉरिटी के तहत ये ऑफिस संभाल रहे हैं? सो अंडर वाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। फिर हम जो है रिट दाखिल करते हैं को वारंटो की। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय द स्टेट, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं स्टेट के ज़रिए से, वो आर्ग्यूमेंट्स भी आपको बताओ। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं? द फेडरेशन एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गेव आर्ग्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिट्स फाइल्ड बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन। तो वो फेडरेशन और जो है काउंसिल क्या करती है? मिनिस्टर्स को आर्ग्यूमेंट्स पेश करती है। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो डिज़ोल्व होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो राइट थी, वो सही तरीके से जो है डिज़ोल्व हुई थी। लेकिन मौलवी तमीज़ुद्दीन ने क्या कहा कि उसने जो है रिट फाइल किया और वो जो है सही तरीके से डिसोल्यूशन जो हुई है किसकी? डिसोल्यूशन कैबिनेट की, वो सही नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट राइट, मौलवी तमीज़ुद्दीन का ये कहना था। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है नो रिट जुरिस्डिक्शन इन द चीफ कोर्ट। दूसरी बात ये स्टेट ये कहती है कि जो हमारे पास चीफ कोर्ट है, चीफ कोर्ट के पास क्या नहीं है? जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। किस चीज़ की जुरिस्डिक्शन? रिट को सुनने की। रिट को सुनने की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। उसके बाद आता है इनवैलिडिटी, कि ये जो हमारे पास 223A आर्टिकल है या सेक्शन है, ये क्या है? इनवैलिड है। उसके बाद डिसीजन ऑफ द चीफ कोर्ट। अब जो डिसीजन आता है चीफ कोर्ट का, वो क्या आता है? वो आता है प्रिजाइडिंग ओवर द CJ ऑफ द वाज 8 पेज जजमेंट्स द चीफ हेल्ड दैट द तमीज़ुद्दीन फेवर दैट द डिसोल्यूशन ऑफ इनकेपेबल ऑफ लीगल जुरिस्डिक्शन, कि वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनकेपेबल ऑफ लीगल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला आ जाता है। अपील फाइल बाय द फेडरल शरीयत कोर्ट, फिर अपील फाइल करते हैं स्टेट, अपील फाइल करते हैं किसके खिलाफ? मौलवी तमीज़ुद्दीन के इस फैसले के खिलाफ। फेडरल एंड काउंसिल मिनिस्टर अपील बिफोर द अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द चीफ कोर्ट ऑफ सिंध। और फिर जो उसका जो फैसला आता है, वो जाहिर सी बात है फिर पहले फैसले के बियॉन्ड आता है, पहले फैसले के खिलाफ आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ द डिसीजन इन द डिसीजन फेडरल कोर्ट द डिसीजन ऑफ द चीफ कोर्ट ऑफ सिंध वाज सस्पेंडेड। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो चीफ कोर्ट ऑफ सिंध का जो फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। अंडरस्टैंड? तो इसी तरीके से कुछ और भी केस लॉज हैं, कुछ और भी लीडिंग केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, जिसको हम डेली बेसिस पे 1 बाय 1 क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और देखें, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पढ़ के क्यों बता रहा हूँ? पढ़ के इस वजह से बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप ख़ुद भी पढ़ें, केसला नंबर आपको पता हो, एटलीस्ट आपको ये पता हो कि इसके अंदर कौन कौन जस्टिस थे, कौन चीफ जस्टिस था और बाकी जस्टिस कौन कौन थे। इसका केसला नंबर याद हो आपको, किसके खिलाफ ये किया गया ये पता हो आपको, डिसमिस कब हुई कैबिनेट और किस आर्टिकल के तहत जो है इन्होंने जो है
केस फाइल किया था और रिट्स कौन सी दाखिल की थी, ये सारी ही बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर यही आप याद कर लेंगे तो मोर देन इनफ है लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए। जिस तरीके से आज हमने एक क्लियर किया डेली बेसिस पे, आज हम जो है क्या करेंगे, टू लीडिंग केसेस क्लियर करते चलेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।